नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कैपेसिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटेंस। ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? कैपेसिटेंस वैसे अगर हम जनरली अगर हम बात करें, कैपेसिटेंस बेसिकली ये लिया जाता है कैपेसिटी से, होल्डिंग कैपेसिटी, किसी भी चीज की होल्डिंग कैपेसिटी, है ना। अगर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब कि लेट से अगर हमारे पास एक कंटेनर है, अगर हमारे पास एक कंटेनर है तो इस कंटेनर के अंदर हम कितना लिक्विड स्टोर कर सकते हैं, कितना लिक्विड इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। एक बॉटल है तो उसके अंदर हम कितना पानी स्टोर कर सकते हैं। अगर लेट से अगर इसके अंदर अगर हम 100 लीटर अगर कोई भी लिक्विड क्या कर सकते हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है। एक बॉटल है ना, और उस बॉटल की कैपेसिटी मान लो कितना 1 लीटर है, अब उसमें 1 लीटर वाटर स्टोर कर सकते हैं, तो उस बॉटल की कैपेसिटी कितना जाएगा? 1 लीटर। इस रूम का जितना भी वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? इसकी कैपेसिटी बोलेंगे। तो कैपेसिटी का एक और टर्म्स हम यहाँ पे लिखते हैं, वैसे जनरल वे में वॉल्यूम से लेते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा या जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही वो क्वांटिटी को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। सेम एज इट इज इसी सेंस में हम लेते हैं कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर है तो उस कंडक्टर की भी अपनी क्या होती है? कैपेसिटी होती है। जैसे अगर ये टैंक 100 लीटर का है ना, तो इस 100 लीटर के टैंक में आप एक 101 लीटर वाटर स्टोर कर सकते हो क्या? और किसी कोई कंटेनर है कि कोई टैंक है, मान लो उसकी कैपेसिटी कितना है? 100 लीटर है, क्या आप उसमें 110 लीटर वाटर स्टोर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। एक बॉटल है उसकी कैपेसिटी 2 लीटर की है, क्या इसमें हम 2.1 लीटर वाटर स्टोर कर सकते हैं क्या? है? नहीं कर सकते। अगर एक्स्ट्रा वाटर देंगे उसमें स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? एक्स्ट्रा वाटर गिर जाएगा, है ना। तो बॉटल या टैंक के केस में अगर जब हम उसमें लिक्विड या वाटर स्टोर कर रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर जब हम उसको देते हैं, वो एक्स्ट्रा वाटर क्या जाता है? उस टैंक से, उस बॉटल से बाहर गिर जाता है। ऐसे ही होता है। बट अगर एक कंडक्टर उसकी अपनी एक कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी से ज्यादा अगर हम चार्ज देने की कोशिश करेंगे तो क्या करेगा? उस केस में वो एक्स्ट्रा चार्ज को लीक नहीं करेगा, एक्स्ट्रा चार्ज को बाहर नहीं निकालेगा। वो क्या करेगा? उसके अंदर जितना भी चार्ज होगा वो पूरा का पूरा चार्ज को क्या कर देगा? डिस्चार्ज कर देगा, लीक कर देगा। किसको? एटमॉस्फेयर को। तो इसका मतलब एक कंडक्टर, इसको ऐसे समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैपेसिटी को, कि लेट से एक कंडक्टर है, मान लो स्फेरिकल शेप में ही है कंडक्टर, है ना। इस कंडक्टर को हमने क्यों चार्ज प्रोवाइड किया? इसको मैंने कितना चार्ज दिया? क्यू चार्ज दिया। इस चार्ज की वजह से इसके सरफेस का एक पोटेंशियल बनेगा कितना? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, है ना। और इस चार्ज की वजह से यहां पे क्या क्रिएट होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज बॉडी अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान लो अगर इसका सराउंडिंग जो मीडियम है वो क्या आपका? एयर है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले, थोड़ी देर पहले, कि अगर एयर मॉलिक्यूल्स अगर इस मीडियम में होंगे तो ये चार्ज बॉडी क्या करेगा? इस एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? पोलराइज्ड कर देगा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है। जब एयर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है, एक चार्ज बॉडी यहां पे रखा है उसके पास में, तो अपने सराउंडिंग के जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उन एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करेगा तो इस एंड पे एक नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। इस तरीके से वो क्या करेगा? चार्ज इंड्यूस कर देगा। किसके अंदर? उन मॉलिक्यूल्स के अंदर, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है E, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू क्यू इंटू E, और इस नेगेटिव पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू क्यू इंटू E। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या कर रहा है? इस मॉलिक्यूल्स को दोनों साइड से खींच रहा है। हम क्या करें? हम धीरे धीरे इस कंडक्टर पे चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या करते जाए? बढ़ाते चले जाए। धीरे धीरे इस कंडक्टर को धीरे धीरे और चार्ज देते चले जाए। क्या होगा? जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, सराउंडिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है वो दोनों बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा? आपका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा।
है ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ये जो मॉलिक्यूल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दोनों साइड में, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आपका फोर्स का वैल्यू भी क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब और ज्यादा फोर्स से क्या करेगा, उसको खींचेगा, है ना। तो मॉलिक्यूल्स की भी अपनी एक स्ट्रेंथ होगी, मतलब वो भी एक मैक्सिमम फोर्स बियर कर सकता है, सहन कर सकता है। उससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो क्या जाएगा, वो टूट जाएगा, है कि नहीं है। अगर किसी पर्सन के अगर दोनों हाथ को पकड़ के खींचे दोनों साइड से, क्या होगा, पहले तो अगर फोर्स कम होगा तो वो उसको सह लेगा, मैं जैसे धीरे धीरे क्या करेंगे, फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, दोनों हाथ उसके गायब हो जाएंगे। क्या बन जाएगा फिर वो, अरे वो शोले मूवी में कौन था, ठाकुर, जिनके दोनों हाथ गायब थे, ठाकुर बन जाएगा फिर, है कि नहीं है। तो सेम यहाँ पे भी सिंपली इस मॉलिक्यूल को जब आप खींचोगे, बात नहीं था देखो, जब इस मॉलिक्यूल को क्या करो, खींचोगे, है ना, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल भी ब्रेक होगा। ब्रेक होने का मतलब है क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, न्यूक्लियर है सेंटर पे, मॉलिक्यूल में आपका बीच में सेंटर है, और इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे समझना है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर के बीच में एक फोर्स लग रहा है और आप इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहे हो, है ना। तो न्यूक्लियर इसको मान लो कितना 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, और आपने अगर इसको 10.1 न्यूटन फोर्स से खींच दिया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा। ये कब तक इस ऑर्बिट में रहेगा, जब तक आपने इसमें 10 न्यूटन से कम फोर्स अप्लाई किया है, तब तक ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा या अपने पोजीशन में रहेगा, अपने ऑर्बिट में रहेगा। जैसे ही अपने ये जो अप्लाइड फोर्स है ये 10 न्यूटन से, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है, अगर उस फोर्स से अपने ज्यादा फोर्स लगा दिया उस इलेक्ट्रॉन पे, तो क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन और उस ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा। अब उस ऑर्बिट से बाहर जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसमें, ये कहां जाएगा, ये जाएगा इस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर की तरफ। ये एक इलेक्ट्रॉन जाके कंडक्टर के एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इस एटम से भी एक, इस मॉलिक्यूल से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो कहां जाएगा, वो इस कंडक्टर पे जाएगा। यहां से भी एक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कंडक्टर की तरफ है। और इसके सराउंडिंग में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो अगर मान लो हर एक मॉलिक्यूल से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन अगर अपना लूज कर दे तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां चला जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर पे, और पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर पे जाएगा, उसके चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। उस पर जितना भी चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, वो सारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपका जीरो हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो कंडक्टर है इसके बाद जितना भी चार्ज था उस चार्ज को उसने क्या कर दिया, लीक कर दिया, किसको, एटमॉस्फेयर को। तो यहां पे हम बोलेंगे चार्ज का क्या हो गया, लीकेज। चार्ज का क्या हो गया, लीकेज, क्योंकि चार्ज जितना भी था वो पूरा का पूरा चार्ज कहां चला गया, एटमॉस्फेयर में। क्योंकि जब एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटम पे कैसा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव बचेगा ना। तो इसके जितने भी सराउंडिंग में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, वो आयनाइज्ड हो जाएंगे। तो उस कंडक्टर का जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो सब किसके पास चले गए, मॉलिक्यूल्स के पास। तो हमने क्या बोल दिया कि कंडक्टर ने अपना पूरा का पूरा चार्ज किसको लीक कर दिया, एटमॉस्फेयर को लीक कर दिया। तो इसका मतलब इस कंडक्टर को मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते। अगर उस मैक्सिमम, उस लिमिट से ज्यादा अगर हमने चार्ज दे दिया उसको, तो चार्ज क्या करेगा, वो लीक कर देगा। तो इसका मतलब इस कंडक्टर की भी अपनी क्या है, एक कैपेसिटी है, एक मैक्सिमम लिमिट है जहां तक वो चार्ज को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो उसी होल्डिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, कल देखो टॉपिक हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है ना। जैसे लास्ट लेक्चर्स में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था कैपेसिटेंस के बारे में, है ना। क्या डिस्कस किया था कि किसी भी कंडक्टर अगर कोई किसी भी शेप का है ना, उसको एक लिमिट अमाउंट में क्या कर सकते हैं, हम चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, अगर उससे ज्यादा चार्ज अगर उसको प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिस्कस किया था हमने कि वो पूरा का पूरा चार्ज हमारा क्या करेगा, वो एटमॉस्फेयर को लीक कर देगा, मतलब पूरी तरीके से हमारा जो कंडक्टर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हर एक कंडक्टर को एक लिमिट अमाउंट तक हम क्या कर सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। एक मैक्सिमम पोटेंशियल पे हम उसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, उससे ज्यादा चार्ज हम दे नहीं सकते। तो हर एक कंडक्टर की अपनी क्या है, कैपेसिटी है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को किस तरीके से हमने डिफाइन किया, तो कैपेसिटेंस को हमने डिफाइन किया, द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कोई भी कंडक्टर वो कितना अमाउंट में चार्ज को क्या कर सकता है,
होल्ड कर सकता है, उसी का जो मेजरमेंट है, उसी मेजरमेंट को सिंपली हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो लेट अस सपोज कि मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और लेट अस सपोज कंडक्टर का रेडियस है r, है ना, और इस कंडक्टर को हमने कितना चार्ज प्रोवाइड किया, अज्यूम करते हैं इसको हमने q चार्ज दिया है, q, और इस q चार्ज की वजह से इसके सरफेस का अपना एक पोटेंशियल बनेगा, यहाँ पे इसका सरफेस का पोटेंशियल होगा v इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज kq बाय r। इतना ही तो होगा। जब इस कंडक्टर को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, है ना, तो इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हुआ, दैट इज kq बाय r। तो यहां से अगर हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल जो v है, पोटेंशियल v इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, q। क्या बात करेंगे हम यहाँ पे कि जो v है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो इस q के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि k और r इस कंडक्टर के लिए इसका जो क्या कहते हैं रेडियस है वो हमारा फिक्स हो जाएगा, रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा। अगर रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा तो v किसके प्रोपोर्शनल होगा, q के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब अगर इस कंडक्टर पे जो चार्ज है, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को अगर आप इंक्रीज करोगे तो उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में आपका क्या होगा, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो हम ये बोल सकते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए कि जो पोटेंशियल है v दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज q। और इसी का वाइस वर्सा हम ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज q जो है, q दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम v इज प्रोपोर्शनल टू q भी बोल सकते हैं और q इज प्रोपोर्शनल टू v भी बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है, ठीक। बट जब हमें कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है तो कैपेसिटेंस को डिफाइन करने के लिए जो हम प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन लेंगे वो कौन सा लेंगे, v q इज प्रोपोर्शनल टू v। हम इस वाले ऊपर जो हमने एक रिलेशन लिखा v इज प्रोपोर्शनल टू q, इस रिलेशन से हम कैपेसिटेंस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं ना, ओम्स लॉ v इज इक्वल टू व्हाट, IR, तो हम इसका पहले डेफिनेशन क्या लिखते हैं ओम्स का, कि v इज प्रोपोर्शनल टू I। बट रिलेशन ये भी तो हो सकता है I इज प्रोपोर्शनल टू V, दोनों स्टेटमेंट सही है ना, V इज प्रोपोर्शनल टू I भी सही है, I इज प्रोपोर्शनल टू V भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। बट जब हमें R को डिफाइन करना है, रेजिस्टेंस को डिफाइन करना होगा, तो हम कौन सा रिलेशन लेंगे कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो इस सिनेरियो में, इस केस में हमारा V इज प्रोपोर्शनल टू, ये भी सही है, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, ये भी सही, दोनों सही है। बट जब हमें कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है तो हम क्या लेंगे, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो जब Q इज प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम यहां से रिमूव करते हैं तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, C से, और यहाँ पे C एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C को ही हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कैपेसिटेंस। तो C इज इक्वल टू दैट इज व्हाट, Q बाय V। क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V। मतलब ये चार्ज और किसका रेशियो है, पोटेंशियल का रेशियो है, ठीक। तो इसी टर्म्स में, मैथमेटिकली इसी के टर्म्स में हम अगर हम इसका डेफिनेशन बनाएं, हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम सिंपली क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। जैसे हमने रिलेशन लिखा C इज इक्वल टू Q बाय V। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रहा है, ठीक। डेफिनेशन लिखते चल रहा, जिसको लिखना है, ठीक है। ये लिख लो पहले डेफिनेशन कैपेसिटेंस का, ये नोट कर लो जल्दी से, बाकी इसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस और कर लेते हैं। देखो, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इसकी बात करते हैं यूनिट, तो यूनिट क्या होगा, देखो चार्ज का होगा कूलम और पोटेंशियल का होगा वोल्ट। तो यूनिट क्या है, कूलम पर वोल्ट, इसको ऐसे लिखो, कूलम पर वोल्ट। और कूलम पर वोल्ट को हम क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, फैराड, क्या लिखेंगे, फैराड, ठीक है। तो कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो फैराड होता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। अदर स्मॉलर यूनिट्स होते हैं,
1 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6 फैरड, 1 पिकोफैरड 10⁻12 फैरड, 1 नैनोफैरड 10⁻9 फैरड। ठीक है, तो जनरली जो हम यूनिट यूज करते हैं कैपेसिटेंस के लिए वो क्या यूज करते हैं, स्मॉलर यूनिट्स यूज करते हैं, माइक्रोफैरड यूज करते हैं, पिकोफैरड यूज करते हैं या नैनोफैरड यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ केस में माइक्रोफैरड या पिकोफैरड यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो फैरड है, फैरड एक बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटर के लिए। जो फैरड है, फैरड हमारा बहुत बड़ा यूनिट है। जैसे ये अर्थ साइज में बहुत बड़ा है, अर्थ इज अ कंडक्टर, है ना। तो अर्थ की जो कैपेसिटी है, अर्थ की कैपेसिटी 711 माइक्रोफैरड होता है। अर्थ की कैपेसिटी कितना है, 711 माइक्रोफैरड। यहाँ पे माइक्रो में है, मतलब अर्थ इतना बड़ा है, इतना यूज है, उसकी भी कैपेसिटी किसमें है, माइक्रो में। तो इसका मतलब फैरड एक बहुत बड़ा यूनिट है। तो इसलिए हम कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, माइक्रोफैरड या पिकोफैरड यूज करेंगे। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसका डायमेंशन निकाले तो डायमेंशन क्या होगा, बताओ। डायमेंशन C इज इक्वल टू व्हाट, Q बाय V, Q बाय V, है ना। और V इज इक्वल टू व्हाट, V का डायमेंशन भी नहीं याद होगा हमें, है ना। तो V का डायमेंशन याद नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, V को क्या लिखेंगे, W बाई Q, क्या लिखेंगे, W बाई Q, Q का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो ये Q स्क्वायर बाय W है कि नहीं। अब W की तो यूनिट डायमेंशन पता है हमें, W इज व्हाट, वर्क। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का हो जाएगा 80, तो A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइड बाय वर्क, वर्क का डायमेंशन ml स्क्वायर T माइनस 2, ml स्क्वायर T माइनस 2। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो m माइनस 1 l माइनस 2 और t माइनस को ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो क्या जाएगा T4A2। ठीक है, ये डायमेंशन होगा इसका, C का कैपेसिटेंस का। ठीक है, याद मतलब हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लेते हुए चल रहा, क्योंकि कभी एमसीक्यूज पूछ ले, एमसीक्यूज में, है ना, कभी एसएसएस रीजन में पूछ ले, या कभी नीट वगैरह अगर दोगे आप तो उसमें तो डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते ही है, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल रहा है। ठीक है, तो जो जो फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करेंगे हर जगह हम डायमेंशन लेते हुए चलेंगे। क्लियर है, नोट कर लिया। देखो नेक्स्ट, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, नोट कर लिया, बढ़ेगा। देखो हमने यहां पे डिफाइन किया C इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। लेट अस सपोज इफ Q इज इक्वल टू 0, तो उस केस में कैपेसिटी कितना होगा भाई, या लेट अस सपोज इफ V इज इक्वल टू 0, तो कैपेसिटी क्या होगा, क्या Q इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटी 0 होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो C इज इक्वल टू 0 इसका मतलब कैपेसिटी 0, V इज इक्वल टू 0 इसका मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग C क्या होगा, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट होगा। क्या ये सही है, नहीं, है ना। Q 0 है तो कैपेसिटी 0 नहीं हो सकता। रीजन, एक बॉटल या एक कंटेनर, इसकी कैपेसिटी है 10 लीटर, एक कंटेनर इसकी कैपेसिटी कितना है, 10 लीटर की है, मतलब इसके अंदर हम मैक्सिमम 10 लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं, भर सकते हैं, है कि नहीं। ये खाली है, पानी नहीं है इसमें, वैकेंट है, इसकी कैपेसिटी 0 है, ये खाली है, इसमें पानी नहीं भरा हमने, क्या इसकी कैपेसिटी 0 है, क्या इसमें मान लो इसमें आधा पानी भरा हुआ है, इसमें 5 लीटर पानी भर दिया हमने, बाकी का स्पेस खाली है, तो क्या इसकी कैपेसिटी 5 लीटर है, नहीं, इसकी कैपेसिटी
10 लीटर है, चाहे इसमें पानी हो ना हो, पूरा भरा हो आधा भरा हो थोड़ा सा भरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक कंडक्टर है, उस पर चार्ज हो ना हो, उसका पोटेंशियल हो ना हो, उससे कोई उसकी कैपेसिटी पे फर्क नहीं पड़ने वाला। मींस जो कैपेसिटी है ना तो वो क्यू पे डिपेंड करेगा ना वी पे डिपेंड करेगा, ना वो चार्ज पे डिपेंड करेगा ना वो पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा कौन कौन से फैक्टर्स है, तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे डिपेंड करेगा, उसके शेप पे डिपेंड करेगा। जितना बड़ा होगा साइज, जितना बड़ा कंडक्टर होगा, आप उसमें उतना ज्यादा चार्ज क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। जितना छोटा साइज का होगा उसमें उतना कम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। सिंपल से आप बॉटल जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं, जितना छोटा होगा उसमें उतना कम पानी स्टोर कर सकते हो, है कि नहीं? तो किस पे डिपेंड करेगा? उसके शेप पे डिपेंड करेगा, उसके साइज पे डिपेंड करेगा कि कंडक्टर का शेप और साइज क्या है, कैसा है, ठीक। दूसरे पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, मतलब कंडक्टर किस मीडियम में रखा हुआ है, आपने किस मीडियम उसको प्लेस किया है, उस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा नेचर पे? तो कल मतलब इससे पहले जब कैपेसिटेंस में डिफाइन कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसमें तो हमने एक चीज एक्सप्लेन किया था कि लेट्स से कंडक्टर है ना, जब इस कंडक्टर को क्या करोगे आप? चार्ज प्रोवाइड करोगे। क्या प्रोवाइड करोगे? कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करोगे, तो इसके सराउंडिंग में क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस का अगर ले लोगे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। मान लो इस पे चार्ज कितना है? क्यू है इंस्टेंटली, है ना। तो इसका सराउंडिंग मीडियम मान लो क्या है? एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। एयर मॉलिक्यूल्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स क्या न्यूट्रल है, जब एक एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करोगे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो एयर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। इस साइड में पॉजिटिव साइड, सॉरी नेगेटिव साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, चार्जेस उसमें क्या होंगे? सेपरेट होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस पॉजिटिव पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस नेगेटिव पे इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, है ना। धीरे धीरे आप इस कंडक्टर को क्या करते जाओ? चार्ज देते चले जाओ, चार्ज का वैल्यू इंक्रीज होता चला जाएगा। चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो ये फोर्सेस इंक्रीज होंगे। मतलब धीरे धीरे आप उस मॉलिक्यूल को धीरे धीरे क्या करो? खींच रहे हो, उसको फोर्स को क्या करते चले जा रहे हो? इंक्रीज करते चले जाओ। क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, यहां पे इस मॉलिक्यूल का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। क्या हो जाएगा? इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, जैसे इस मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स कहां चला जाएगा? यहां से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो मूव कर जाएगा कंडक्टर की तरफ। और ऐसे ही एक मॉलिक्यूल्स तो ब्रेक नहीं होंगे, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, है ना। जब मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो जाके कहां से चिपकेगा? वो इस वो कंडक्टर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, कंडक्टर पे चला जाएगा, कंडक्टर पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज। कंडक्टर फिर से क्या हो जाएगा? हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर के जितने भी चार्ज है वो कहाँ चला गया? वो सराउंडिंग में लीकेज हो गया, वो सराउंडिंग में चला गया, है ना। अब यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन होगा इस मटेरियल का या सराउंडिंग मीडियम का, ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा उसके नेचर पे कि मटेरियल, आपका जो मीडियम है वो कैसा मीडियम है। तो जिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस मतलब मटेरियल या मीडियम का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और यहां पे जो भी पोटेंशियल बनेगा इसका, इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी यहां पे क्या है? पोटेंशियल भी तो क्रिएट हुआ है, तो यहां पे जो भी पोटेंशियल क्रिएट होगा V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, इस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज।
क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट मीडियम के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब अगर आपने यहां पे मटेरियल चेंज कर दिया उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज चेंज हो जाएगा। लेट से एयर है, मान लेते हैं एयर का ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका मान लो 100 वोल्ट पर मीटर है, या इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कितना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कितना है, 100 वोल्ट पर मीटर है एयर का, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। हमने एयर को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे मीडियम से, और उस मीडियम के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है मान लो कितना, 200 वोल्ट पर मीटर, है कि नहीं। दूसरे मीडियम के लिए वही ब्रेकडाउन या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका कितना है, मान लो कितना है, 200 वोल्ट पर मीटर है। तो उस केस में एयर के कंपैरिजन में उस मीडियम में अगर हम कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो उसको हम वहां पे क्या कर सकते हैं, ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। यहां पे इस कंडक्टर को एयर में अगर हमने रखा है तो उसको 100 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम क्या कर सकते हैं, उसको चार्ज दे सकते हैं। मान लो इसको हमने चार्ज दिया कितना, अज्यूम कर लो कितना, 10 कूलम। अगर उसको इस मीडियम में रखोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, 200 वोल्ट पर मीटर, तो उस केस में इस कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हो आप, 20 कूलम दे सकते हो। एयर में वो 10 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा है, उस पर्टिकुलर मीडियम में वो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, 20 कूलम। तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। हरी बात समझ में। तो इसलिए सेकंड पॉइंट यहां पे बोल रहा है कि नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा, आपने उस कंडक्टर को किस मीडियम में प्लेस किया है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होगा तो उस केस में उस कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना। अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, तो उस केस में उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगा कंडक्टर की, कम हो जाएगी। ठीक है। तो जब भी किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, जब भी किसी कंडक्टर को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, कोशिश करते हैं उस कंडक्टर को कहां पे रखने की, उसको वैक्यूम में रखने की कोशिश करते हैं हम। इसमें वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम के जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वैक्यूम के केस में ये इंफिनिटी होता है। वैक्यूम की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है कितना है, इंफिनिटी, क्योंकि वैक्यूम है, कोई एयर पार्टिकल्स तो है नहीं, कोई मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, है ना, कोई एटम है ही नहीं। तो जब एटम मॉलिक्यूल्स या कुछ भी नहीं होगा तो उसका ब्रेकडाउन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एयर का ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो रहे हैं, पोलराइज्ड होकर वो आपस में क्या हो रहे हैं, ब्रेकडाउन, मतलब पोलराइज्ड होने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या सेपरेट हो रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो, फोर्स बढ़ रहा है, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच के बाहर निकाल देगा। बट वैक्यूम के केस में कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई एटम नहीं है, कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो किसका ब्रेकडाउन करोगे। तो उस केस में वैक्यूम का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है। वैक्यूम का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है तो कोई ये कंडक्टर कभी भी न्यूट्रल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मीडियम का ब्रेकडाउन हो तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन निकल के इस कंडक्टर को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्योंकि वैक्यूम का ब्रेकडाउन होगा नहीं, तो वैक्यूम के ब्रेकडाउन ना होने की वजह से ये कंडक्टर कभी भी अपना चार्ज लूज नहीं करेगा। उस केस में इस कंडक्टर को आप कितना चाहे उतना चार्ज दे सकते हो। अरे बस ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, देखो द प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर, देखो इसको समझो, इस थर्ड पॉइंट को समझो, ये अभी हम इसको रिलेट करेंगे कैपेसिटर के साथ भी। ठीक है, अभी कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे उसमें रिलेट करेंगे इसको। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड। मतलब कंडक्टर उसके पास में अगर मान लो दूसरा कोई कंडक्टर रखा हुआ है, अलग अलग सिनेरियो लेते हैं, 2-3 सिनेरियो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज ये कंडक्टर हमारे पास, ठीक है, इसको आपने चार्ज प्रोवाइड किया, इसको आपने चार्ज प्रोवाइड किया, कितना मान लो क्यू। ठीक है, और इसके सरफेस का पोटेंशियल मान लेते हैं, ये इसके सरफेस का पोटेंशियल हम यहां पे मान लेते हैं V इज इक्वल टू, अज्यूम कर लेते हैं कि 10 वोल्ट है। आपने इसको चार्ज दिया कितना, 5 कूलम, है ना, और इस 5 कूलम की वजह से इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना बना, मान लेते हैं 10 वोल्ट। ठीक है, इसकी कैपेसिटी
कैपेसिटी कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q बाय V 5/10 दैट इज 0.5 फैरेड मान लो, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चल रहे ताकि समझने में इजी रहे कॉन्सेप्ट। ठीक, आपने क्या कर दिया, इसके पास में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रख दिया। क्या रखा आपने, पॉजिटिवली चार्ज दूसरा बॉडी, ये बॉडी ए है, ये कंडक्टर ए है, आपने एक दूसरा कंडक्टर रख दिया और इस कंडक्टर पे भी कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब इस कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इस बॉडी कंडक्टर ए के सरफेस पे क्या बनेगा, पोटेंशियल बनेगा, क्योंकि कंडक्टर है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस में ये बॉडी रखा हुआ है, तो ये जो इस आपका बी कंडक्टर है, इस बी कंडक्टर की वजह से इसके सरफेस का क्या बनेगा, पोटेंशियल बनेगा। कितना, मान लो इसने इस बी कंडक्टर की वजह से इस कंडक्टर ए के सरफेस पे इसने कितना पोटेंशियल बनाया, मान लो 5 वोल्ट का पोटेंशियल बनाया। इस कंडक्टर का अपना खुद का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, इसने और कितना ऐड कर दिया उसमें 5 वोल्ट, तो इस पॉइंट का टोटल पोटेंशियल कितना बना, 10 + 5 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। चार्जेस पे उतना ही है, कितना 5 कूलम। कैपेसिटी कितना बना इसको, Q बाय V 5/15 1/3, तो दैट इज 0.33 फैरेड। कैपेसिटी इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। पहले इसकी कैपेसिटी कितना था, अब इस पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को रखने से उसकी कैपेसिटी कितना हो गया, 0.33। हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, ए कंडक्टर, इस ए कंडक्टर के पास में हमने क्या रख दिया, एक बी कंडक्टर, और बी कंडक्टर पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, तो इस बी कंडक्टर के रखने की वजह से इसकी कैपेसिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, हो गया, है ना। हमने क्या करा, हमने कहा लेट से सपोज करते हैं अगेन ये ए कंडक्टर है, सेम सिनेरियो लेते हैं, इस पे चार्ज कितना है, वही Q इज इक्वल टू 5 कूलम, इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना है यहाँ का, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, है ना। हमने क्या करा, यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी को प्लेस कर दिया, एक बी बॉडी को प्लेस किया हमने, या इसका नाम दे देता हूं मैं C। ठीक है, किसको प्लेस कर दिया हमने, C को प्लेस कर दिया। C क्या यहाँ पे न्यूट्रल है, C पे कोई चार्ज नहीं है, है ना। एक न्यूट्रल बॉडी को हमने इसके पास में प्लेस कर दिया, क्या होगा, न्यूट्रल है, ये चार्ज बॉडी है, तो हमेशा दिमाग खुला रहना चाहिए कि जब भी चार्ज बॉडी के पास में न्यूट्रल बॉडी रखेंगे क्या होगा, इंडक्शन होगा। क्या होगा, क्योंकि 10 बार हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जब भी चार्ज बॉडी के पास में क्या रखा होगा, न्यूट्रल बॉडी, क्या होगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन हुआ तो इंडक्शन की वजह से इस एंड पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव, इस फार एंड पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। कितना चार्ज इंड्यूस हो, लेट से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा 5 -5 कूलम का, इस एंड पे चार्ज इंड्यूस हुआ कितना, प्लस का 5, क्योंकि सेम अमाउंट में चार्ज इंड्यूस होगा, तो इधर मान लो माइनस का 5, इधर प्लस का 5 कूलम चार्ज इंड्यूस हुआ, बादल। ठीक है, इस नेगेटिव, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी का अपना एक पोटेंशियल बनेगा, इन नेगेटिव चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल बनेगा यहाँ पे, कितना, मान लो बना -5 वोल्ट। कितना बना, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, कितना, -5 वोल्ट। ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल बनेगा, बट क्योंकि चार्ज दोनों सेम है, ये नेगेटिव चार्ज के पास में है, पॉजिटिव चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे, ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो पॉजिटिव का जो पोटेंशियल बनेगा, मान लो यहाँ पे कितना बना, प्लस का 3 वोल्ट बना, कितना बना, 3। तो पॉइंट पी का नेट पोटेंशियल कितना हुआ, पहले इसका अपना खुद का पोटेंशियल था 10, नेगेटिव ने बनाया -5, पॉजिटिव ने बनाया कितना, 3, तो कितना हो गया ये बताओ, 8, कितना 8। इस पे कितना चार्ज है, 5, तो कितना कैपेसिटी क्या बनेगा इस कंडक्टर का, कैपेसिटी ऑफ A दैट इज Q बाय Vp। Q आपका है 5/8, 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 8 6 जा
48 बचे कितना 2 0 20 8 2 जा कितनी कैपेसिटी 0.62 पहले कितना था 0.05 अब कैपेसिटी कितना हो गया 0.62 इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ। क्या करा हमने हमने केवल इस कंडक्टर ए के पास में एक न्यूट्रल कंडक्टर सी को प्लेस कर दिया और न्यूट्रल कंडक्टर सी को प्लेस करने से ही इसकी कैपेसिटी क्या हो गया बढ़ गया। बी कंडक्टर को प्लेस किया था कैपेसिटी क्या हो गया क्या हुआ था डिक्रीज हुआ था। बी कंडक्टर पॉजिटिव कंडक्टर को रखा हमने कैपेसिटी क्या हो गया डिक्रीज हो गया। ठीक अगर अब क्या करते हैं लेट्स से कि इस न्यूट्रल कंडक्टर को हम किससे कनेक्ट कर दे अर्थ के साथ कनेक्ट कर दे। न्यूट्रल कंडक्टर को किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा ग्राउंड में चला जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा ग्राउंड में ये पूरा पॉजिटिव चार्ज चला गया ग्राउंड में केवल क्या बचेगा इस कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल बन रहा था ये अब पोटेंशियल यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं तो उसका पोटेंशियल बनेगा नहीं है ना। तो यहाँ पे केवल नेगेटिव का पोटेंशियल बनेगा कितना -5। तो अब इस केस में पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका 10 - 5 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। कैपेसिटी क्या होगा 5/5 इज इक्वल टू 1 फैरेड। कैपेसिटी क्या हुआ और इंक्रीज हो गया। कैपेसिटी क्या हुआ और क्या करा हमने न्यूट्रल कंडक्टर को जस्ट किससे कनेक्ट कर दिया अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने इस न्यूट्रल कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया उसकी कैपेसिटी 0.62 से बढ़ के कितना हो गया मतलब कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ गया। ठीक तो अगर आप सिंपली अगर आप इसको देखोगे दूसरे नजरिए से तो क्या एक न्यूट्रल एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है ये नेगेटिव चार्ज कंडक्टर है। तो जब एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर बॉडी के पास में क्या करता है एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर को प्लेस करते हैं इससे उसकी कैपेसिटी होता है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो चाहे आप एक कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को प्लेस करो या एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर को प्लेस करो या एक न्यूट्रल कंडक्टर को प्लेस करो हर एक केस में उसकी कैपेसिटी का इफेक्ट हो रहा है चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है द प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड। मतलब किसी कंडक्टर के पास में अगर आप दूसरे कंडक्टर को अगर आप प्लेस कर रहे हो तो इसके रखने से ही उसकी कैपेसिटी में क्या आ रहा है चेंज आ रहा है। वो बढ़ेगा या घटेगा वो डिपेंड करेगा उस दूसरे कंडक्टर पे किस तरीके का चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा न्यूट्रल होगा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दोगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। या आप डायरेक्टली एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को भी रख दोगे तो उससे इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है तो ये जो हमने एक प्रिंसिपल ये जो एक मतलब हमने एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया है ये है इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये जो हमने अभी डिस्कस किया है कि एक चार्ज बॉडी के पास में एक चार्ज कंडक्टर के पास में क्या करते हैं एक न्यूट्रल कंडक्टर को प्लेस करते हैं उसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं इससे इस कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। तो ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है किसका है इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर लिखेंगे तो इसी को एक्सप्लेन करेंगे पूरा। एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास में क्या करेंगे सॉरी चार्ज कंडक्टर के पास में न्यूट्रल कंडक्टर को और उसको किसके साथ कनेक्ट कर देंगे अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है और ये जो अरेंजमेंट है एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कंडक्टर का एक जो अरेंजमेंट है इसी अरेंजमेंट को हम सिंपली क्या बोलते हैं कैपेसिटर बोलते हैं। कि अगर एक पॉजिटिव बॉडी और एक नेगेटिव बॉडी ये पॉजिटिव और ये हमारा एक नेगेटिव बॉडी अगर एक शॉर्ट डिस्टेंस पे ये प्लेस्ड है ठीक है तो इस अरेंजमेंट को हम सिंपली क्या बोलते हैं कैपेसिटर बोलते हैं। बॉडी किसी भी शेप का हो सकता है वो स्फेरिकल हो सकता है सिलेंड्रिकल हो सकता है और वेटरी शेप का हो सकता है ना रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकता है सर्कुलर प्लेट किसी भी शेप का हो सकता है। कंडीशन है एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो अगर टू अपोजिट चार्ज कंडक्टर एक शॉर्ट डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं तो उस केस में ये जो अरेंजमेंट बनता है इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है क्लियर है यहां तक समझ में आया नोट करना है कर लो जल्दी से 3 पॉइंट लिख लो। द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स।
डन। ठीक, नेक्स्ट है डालो, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं फिर कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर या आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लिख सकते हो। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, हो गया, बढ़िया आगे। तो देखो, कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर या सिंपली कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो लेट अस सपोज वी हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर और इसका रेडियस अज्यूम कर लेते हैं हम कितना। एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, और अज्यूम करते हैं इसका रेडियस है आपका कैपिटल आर, ठीक। और इस कंडक्टर पे आपका अज्यूम करते क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। कितना चार्ज? क्यू चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसके सरफेस का अपना एक पोटेंशियल बनेगा, कितना बनेगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय, पढ़ा हमने फॉर्मूला स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, स्फेरिकल शेल के लिए ये होता है फॉर्मूला V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय, और सेंटर पे कितना होगा पोटेंशियल इसके? 0। बहुत बढ़िया, गजब। क्यू बाय आर होगा। इस पूरे कंडक्टर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। ये पोटेंशियल सरफेस, एक सरफेस तो एक पोटेंशियल है ही है, इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? इतना ही है। तो इंटरनल पॉइंट और सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितना होगा? तो C इज इक्वल टू व्हाट? क्यू बाय V। C इज इक्वल टू क्यू बाय V, है ना। V का वैल्यू रिप्लेस कर दें यहाँ पे, तो Q डिवाइडेड बाय Q बाय 4πε0 और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे Q से Q क्या जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका C इज इक्वल टू क्या बनेगा? दैट इज 4πε0 R, 4πε0 R। अगर लेट अस सपोज कि कंडक्टर किसी मीडियम में प्लेस्ड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K है। इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एनी मीडियम, अगर किसी मीडियम में प्लेस्ड है अगर आपका कंडक्टर, तो इस केस में C इज इक्वल टू क्या जाएगा? 4πε0 K R।